Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel English Seekers 9. थैंक्स फॉर चूजिंग माई वीडियो। इस वीडियो में हम रशियन फॉर्मलिज़म डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है, सेकंड भी है इसका, वो भी ज़रूर देखें। रशियन फॉर्मलिज़म को डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू कवर किया गया है, सो लेट्स लर्न इट इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इट्स टाइटल रशियन फॉर्मलिज़म। फॉर्मलिज़म इसलिए इसे कहा जाता है कि ये जो राइटर्स थे वो फॉर्म पे फोकस करते थे लिटरेचर वर्क की, एंड आईएसएम जिसके साथ लग जाए वो थ्योरी या मूवमेंट बन जाती है। और रशियन क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि हम जो स्टडी ऑफ लिटरेचर का कॉन्सेप्ट है ना वो कॉन्टिनेंटल यूरोप से लेते हैं, क्योंकि रशिया में 1920s में इसके जो आगाज़ की यही रिस्पॉन्सिबल थी कॉन्टिनेंटल यूरोप ही। तो ये 1920s के आखिर में प्रैग मुंतकिल हो गई जब सियासी हालात ख़राब हो गए रशिया के। एंड ये जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है, ये होल ऑफ यूरोप है, पूरा यूरोप है। और इस पूरा यूरोप में इसके जो सराउंडिंग आइसलैंड्स है ना उनको एक्सक्लूड करके जो बाकी बचता है उसको कॉन्टिनेंटल यूरोप कहते हैं। आप इमेज के थ्रू देख सकेंगे। एंड प्रैग जो है वो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है ज़ेच रिपब्लिक की इन यूरोपियन यूनियन। 1960 में अटेंशन तो मिल गई थी इंटरनेशनली, बट फ्रांस में 1970s एंड 1980s में इसको फुल फोर्स मिली। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ रशियन अप्रोच टू लिटरेचर। एंग्लो अमेरिकन की तरह रशिया की जो लिटरेचर तक अप्रोच थी ना वो पोइट्री के थ्रू थी। एंग्लो अमेरिकन जो पहले इंग्लिश थे उनकी तरक्की का जो सारा प्रोसेस था, और रशिया जिनके पास उनका कोई भी हिस्ट्री नहीं थी लिटरेचर की, वो साथ मिल गए। रशिया ने जो सो कॉल्ड फॉर्मल मेथड अपनाया तो वो फॉर्मलिस्ट बन गए, और इंग्लैंड में जो कुछ हुआ उसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे कि एंग्लो अमेरिकन की जो हिस्ट्री है वो क्या है। और इधर जो एंग्लो अमेरिकन थे वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि रशिया में क्या डिबेट्स हुई या रशिया का क्या बैकग्राउंड है। और जब फिर रशियन लिंग्विस्ट रोमन जैकobसन को और उसके फॉर्मलिस्ट साथियों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाने लगा तो 1950s और लेट 1960s के आखिर में तब इंग्लिश वर्ल्ड को पता चला कि इनकी लिटरेरी आर्ट की अप्रोच तो बहुत मुख्तलिफ है एक दूसरे से। वो वैसे तो साथ चल रहे थे एक बन के, लेकिन वो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। लेकिन तब तक जो रिस्पॉन्स था ना वो स्लो था। क्यों? क्योंकि जो इलियट, लेविस और न्यू क्रिटिक्स थे ना उन्होंने जो इंग्लिश वर्ड को अपने कॉन्सेप्ट्स दिए हुए थे ना, तो ये जो फॉर्मलिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिए दोनों बहुत डिफरेंट थे, और वो इंग्लिश वर्ड उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी फॉर्मलिस्ट के कॉन्सेप्ट्स को। तो ख़ास तौर पर जो इनको डेवलप करवाने की ज़रूरत थी फ्रेंच से, किनको? फॉर्मलिस्ट को। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश और अमेरिकन पर इम्पैक्ट ना डाल दे, अदबी ख़यालात इनकी जो है ना इम्पैक्ट ना डाल दें, तो वो गलत हो जाना था लिटरेचर में। तो ये जो रशियन फॉर्मलिज़म था ये रशिया में लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक स्कूल था। एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज़ अर्ली फॉर्मलिज़म। ये जो फॉर्मल मेथड की ये फ्रेज़ है, इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मलिस्ट थे वो फॉर्म ऑफ लिटरेचर को फोकस करते थे, मीन्स फॉर्मल एस्पेक्ट्स पर फोकस करते थे। इन फॉर्मलिस्ट में से एक विक्टर शिक्लोव्स्की ने 1970s में अपने एक मजमून के टाइटल में लिखा आर्ट एज टेक्निक। मीन लिटरेचर में एबिलिटी होती है कि वो हमें नई दुनिया दिखा सकते हैं, बजाय इसके कि हम चीज़ों को बस देखते जाएं या काउंट करते जाएं और हम ये सोचें कि यार ये हम तो इन्हें जानते हैं, बल्कि उनको दोबारा देखो। आर्ट जो है वो ज़िंदगी में सेंसेशन पैदा करती है। आर्ट का मकसद यही होता है कि ये चीज़ों को सेंसेशन देती है, उनको परसीव किया जाता है, ना कि जैसे वो दिख रहे हो वैसे ही समझ लिया जाए। इससे ये होता है कि हम दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं और पूरे जौबन पर देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो इंग्लिश पोइट शैले ने क्लेम किया था कि जो पोइट्री है ना वो दुनिया की छुपी हुई खूबसूरती से पर्दा उठाती है। शैले ने फेमिलियर चीज़ों को ऐसे पेश किया था जैसे हम उनसे पहले जानते ही नहीं थे, यानी डिफरेंट पेश किया। 1940s में जो फॉर्मलिस्ट मिले ना उन्होंने जिस चीज़ पर फोकस किया, 1921 में जैकobसन ने उसको लिटरेरीनेस कहना शुरू कर दिया। अब लिटरेरीनेस क्या है? लिटरेरीनेस वो होती है व्हाट मेक्स अ गिवन वर्क अ लिटरेरी वर्क, यानी वो जो एक वर्क को लिटरेरी वर्क बनाती है। ये टर्म लिटरेरीनेस, डिफेमिलियराइजेशन, अभी एक और टर्म आगे आनी है फैब्यूलस यूजिट। इनको जो मैंने इनके अलग से एक वीडियो बनाई है वो पार्ट 2 काउंट होगी रशियन फॉर्मलिज़म की, वो आप देखें, उसमें इन टर्म्स को मैंने डिटेल में डिस्कस की है।
अच्छा, जैकॉब्सन ने तो लिटरेरीनेस कहना शुरू कर दिया कि क्या चीज़ है जो लिटरेरी टेक्स्ट को मुख्तलिफ बनाती है। एंड द 6th पॉइंट इज सीक्रेट ऑफ लिटरेरीनेस वाज इन पोइट्री। फॉर्मलिस्ट ने ये डिसाइड किया कि जो लिटरेरीनेस का सीक्रेट है ना, ये पोइट्री में है। जो आम जबान थी वो डिफेमिलियराइज हो गई। डिफेमिलियराइज किसे कहते हैं, यानी ऐसे प्रेजेंट करना एक चीज़ को नावाकिफ़ करके। डिफेमिलियर मतलब 2 वर्ड्स ना, डी एंड फेमिलियर। फेमिलियर मतलब जानना और डी मतलब नॉन। मीन्स ऐसे प्रेजेंट करना कि वो बहुत ही डिफरेंट और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगे। अच्छा, इन्होंने डिवाइसेस की रेंज भी इंट्रोड्यूस करवाई। लाइक पोइट्री में जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, लाइक रिपीटेशन, जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में नहीं मिलती, जैसे राइम, मीटर और स्टैंजा में जो सब डिवीजन हुई होती है एक टेक्स्ट की, वो हमें बहुत सी पोइम्स में मिलती है। लेकिन पोइट्री में बहुत सी ऐसी डिवाइसेस भी यूज़ होती हैं जो नॉन पोइटिक लैंग्वेज में भी इस्तेमाल होती हैं, यानी प्रोज में, जैसे मेटाफर्स हो गया, लाइक कंपैरिजन और सिंबल्स। एंड ये डिवाइसेस हमें रिमेंबर करवाती रहती हैं कि हम लैंग्वेज के साथ डील कर रहे हैं, ना कि रियल वर्ड के साथ, क्योंकि ये खुद अपना फ़र्क बताती हैं। अब देखिए, आप नॉन लिटरेरी लैंग्वेज के साथ डील कर रहे हैं तो आप आम यूज़ करेंगे उसका, ठीक है। लेकिन जब आप डिवाइसेस उसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपको लगेगा हम आम बात नहीं कर रहे, हम रियल वर्ड में जैसे आप और मैं बात करें वैसे नहीं होगा, बल्कि वे ऑफ प्रोफेशनली राइटिंग, जैसे आप प्लॉट कह लें, जो एक प्रॉपर राइटर लिखते हैं, तो उस सेंस में। जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ होती हैं वो बहुत बखूबी वाकिफ़ होती हैं इस चीज़ से, राइम से, सिमिलरिटी से, तो वो इसको अपने एडवर्टाइजिंग में यूज़ करती हैं। लाइक एक हैंस कंपनी थी, वो जो बेक्ड बीन्स बनाती थी, उनकी सेल करती थी, तो उन्होंने स्लोगन बनाया कि बीन्स मीन्स हैंस। यानी ये एक फ्रेज़ है जो खुद ब खुद हमारी तवज्जो। डिफेमिलियराइजेशन मैंने आपको पहले बताया कि नावाकिफ़ करके चीज़ों को बिल्कुल अलग डिफरेंट तरीके से पेश करना। उसका जो आइडिया था वो पोइट्री में तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने फॉर्मलिस्ट ने इन डिवाइसेस को फिक्शन में इंट्रोड्यूस करवाया तब उनको प्रॉब्लम फेस हुई। कैसे? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम राइम है, जो फिक्शन में नहीं हो सकती क्योंकि वो पोइट्री में आती है। और सबसे कम जो मुश्किल थी उन्हें, वो इमेजिनरी थी, क्योंकि वो हमेशा ऑर्डिनरी लैंग्वेज में पाई जाती है। एंड ये भी सच है कि कुछ नॉवेल्स हैं लिटरेचर में जो डिफेमिलियराइजेशन की एक इम्प्रेसिव डिग्री रखते हैं, बहुत अच्छा यूज़ हुआ हुआ है इसमें, लेकिन ऐसे नॉवेल्स बहुत कम हैं और हमें बहुत ही गौर करना पड़ता है उनमें वो फैक्टर, वो डिवाइस निकालने के लिए। 1925 में बोरिस टोमाशेव्स्की ने एक सवाल का फॉर्मलिस्ट अंदाज में जवाब दिया। वो सवाल ये था कि फ़िक्शन की लैंग्वेज और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2 कॉन्सेप्ट में, फैबुला एंड सिज़िट। जी, इन 2 टर्म्स को और बहुत सी आगे जो इस हेडिंग जिसको हम कवर कर रहे हैं, अर्ली फॉर्मलिज्म, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इस हेडिंग का, उसको मैंने पार्ट 2 में कवर किया, जहां आपको इसकी फर्दर डिटेल मिल जाएगी और बहुत सी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं वीडियो। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस अर्ली फॉर्मलिज्म की ये बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो पार्ट 2 में डिटेल है उसकी। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज़ फर्दर डेवलपमेंट। एज आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्टरी लाइन्स कि 1920s के बाद फॉर्मलिज्म को प्रयाग ले जाया गया, क्योंकि जैकॉब्सन उधर मूव हो गए थे। जो रशिया में वो पॉलिटिकल सिचुएशन थी बहुत वायलेंट थी और वो सोवियत यूनियन बन गई थी। तो अब जो प्रयाग मुंतकिल हुई, तो प्रयाग के जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे उन्होंने लिटरेरी थ्योरी में भी कुछ कंट्रीब्यूट किया इस फॉर्मलिज्म में। कैसे? सबसे अहम उन्होंने ये आइडिया मज़ीद डेवलप किया कि जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो स्ट्रक्चर है जिसमें तमाम एलिमेंट्स इंटर रिलेट कर रहे हैं, यानी आपस में उनका कोई ना कोई ताल्लुक़ है। तो ये जो लिटरेरी टेक्स्ट में जो कुछ भी अलग स्टडी करने वाला है ही नहीं, हर सिंगल एलिमेंट का कोई ना कोई काम है जिसकी वजह से वो इस वर्क के साथ रिलेट है। जो फॉर्मलिस्ट थे वो हमेशा अपना फोकस लिटरेरी आर्ट में डिफेमिलियराइजेशन एलिमेंट्स पे रखते थे, यानी जब भी वो कोई वर्क लिखते थे तो उनका फोकस ये होता था कि क्या चीज़ इस टेक्स्ट को, इस वर्क को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना रही है। जबकि जो इसके अपोजिट स्ट्रक्चरलिस्ट थे उनके लिए टेक्स्ट में जो भी था वो कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा था, मतलब वो सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ पे या उस डिवाइसेस पे फोकस नहीं करते थे। उनके लिए नाउन, प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ड, सब चीज़ जो भी सेंटेंस बनाती है, हर एक स्ट्रक्चर जो भी एलिमेंट उसमें यूज़ होता है वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट था। वो कहते थे ये इम्पॉर्टेंट है, ये रोल प्ले कर रहा है। तो इसमें थोड़ा ये व्यूज़ थे इनके। एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज़ एक्सेस ऑफ कम्बिनेशन। लेट 1950s में जैकॉब्सन ने फॉर्मुलेट किया कि क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पोइट्री में एस्थेटिक फंक्शन को डिफ़ाइन करती है।
तो उसने ये जवाब दिया कि वो शायरी की लिटरेरीनेस है, यानी पोइट्री की लिटरेरीनेस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि व्हाट मेक्स अ गिवन वर्क अ लिटरेरी वर्क। तो जैकबसन की ये जो लिटरेरीनेस की डेफिनेशन थी, इसी ने ही मजबूर किया था कॉन्टिनेंटल यूरोप को कि वो 1910 से लेके 1970s तक लिटरेचर के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए कि हम जो गिवन वर्क है इसको कैसे लिटरेरी वर्क बनाया जा रहा है। तो ये डेफिनेशन ही थी जो जिन्होंने उन्हें सोचने पे मजबूर किया। एंड जैकबसन ने कहा कि जो लिटरेरीनेस है उसका जो पोएटिक फंक्शन है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस को प्रोजेक्ट करता है, यानी बराबरी किसी भी टेक्स्ट में कैसे एक्सिस ऑफ सिलेक्शन से एक्सिस ऑफ कम्बिनेशन तक। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। जी जो जैकबसन की जो डेफिनेशन है ये रियलिटी से डिफरेंट है कि जो तमाम वर्ड्स हैं उनको कैटेगराइज और क्लासीफाई किया जा सकता है। लाइक जब हम हर वक्त बोलते हैं या लिखते हैं तो हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और लैंग्वेज क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होती है, और वो वर्ड्स क्लासेस और कैटेगरीज से सिलेक्ट की गए होते हैं और वो एक सेंटेंस बनाते हैं। हम यहाँ पर एक सेंटेंस लेते हैं, माँ फील्स कोल्ड। इस सेंटेंस में हम माँ की जगह और कोल्ड की जगह कुछ भी लिख सकते हैं सेंटेंस की ग्रामर को ख़राब किए बगैर। मीन्स जब हम बोलते और लिखते हैं तो वो इनविजिबल रूल्स के ज़रिए होता है। लाइक अगर माँ की जगह पा लिख दें, पापा या सिस्टर लिख दें, एंड कोल्ड की जगह बैड और हॉट लिख दें, तो वो ग्रामर ख़राब नहीं होगी लेकिन सेंटेंस चेंज हो जाएगा। एंड ये जो इनविजिबल रूल्स होते हैं यही हमें हेल्प करते हैं ग्रामर, यानी लाइक नाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, इनमें से ग्रामर में से इतनी बड़ी क्लास में से लफ्ज़ सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और हम मीनिंग में भी सिलेक्शन कर सकते हैं। लाइक अगर हम इनका परफेक्ट सिनोनिम हो, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी, माँ की जगह पापा सिस्टर लिखते हैं तो परफेक्ट सिनोनिम है। तो लाइक मैन की जगह आप गाय लिख दें तो उससे भी सेंटेंस ठीक होगा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ख़राब किए बगैर। अब ये जो दोनों वर्ड्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं, एक वर्ड था उसको फिर सिनोनिम लिया, वो दोनों स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर क्या होता है ग्रामेटिकल, और मीनिंग यानी सिमेंटिक के हिसाब से वो दोनों बराबर होते हैं लैंग्वेज में। और वो लिंग्विस्टिक इक्विवेलेंस का प्रिंसिपल है जो पोइट्री लेती है। जैसे जैकबसन ने बात की कि एक्सिस ऑफ सिलेक्शन, मतलब आप पहले सिलेक्ट करें एंड फिर उसे एक्सिस ऑफ कम्बिनेशन पर इम्प्लाई कर देता है, यानी फिर आप सिलेक्ट करें वर्ड को भी सिनोनिम जो उसका ग्रामेटिकल हिसाब से ठीक हो तो उसको फिर एम्प्लॉय कर दें और फिर उसको कंबाइन करके वही स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली बना दें। तो जैकबसन इसको प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस कहता था। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज जैकबसन्स क्लेम पोएट्री क्रिएट इक्विवेलेंस। यहाँ उन्होंने कहा कि जो वर्ड्स हम चूज़ करते हैं वो बराबर होते हैं, यानी उनका मीनिंग तो सेम होता है, लेकिन जो वर्ड्स के दरमियान बराबरी होती है ना, इक्विवेलेंस होती है, लाइक उनकी साउंड सेम हो, एलिट्रेशन जिसको हम डिवाइस कहते हैं, वो असल में लफ्ज़ों की आवाज़ में बराबरी पैदा करती है, जो पोइट्री में नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एमिली डिकिंसन की एक पोइम की लाइन है, द साउल सिलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी। इसमें इस फ्रेज़ में उन्होंने 6 में से 3 वर्ड्स जो है ना एस से शुरू किए हैं। सो पोइट्री में हम राइम के ज़रिए जो है ना वो बराबरी इक्विवेलेंस पैदा कर सकते हैं जिसमें तकरीबन सारे वर्ड्स जो हैं बराबर हों। लाइक जैसे ये एग्जांपल है, साउल सिलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी, ये एलिट्रेशन पैदा कर रही है, सेम सेम साउंड एस की आ रही है। जो ये इक्विवेलेंस पैदा होती है ये आयम्बिक पेंटामीटर के ज़रिए होती है, और जिसका हमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में पता नहीं होता कि ये वर्ड्स इतने मिलते जुलते हैं आपस में, क्योंकि हम उनको पढ़ते रहते हैं। लाइक अगर अब मैं आपसे कहूँ कि एक साउंड की जो एलिट्रेशन है वो आप मुझे दें, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको एक पोइम दूँ कि इसमें से निकालें तो आप विद इन नो टाइम आप वो सारा कुछ कर लेंगे। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में पता नहीं होता, लेकिन पोइट्री में हमें फिर उन चीज़ों का पता चलता है कि ये सेम है साउंड में या मीनिंग में। और ऐसा जो होता है वो ग्रामर के ज़रिए होता है, इन्वर्जन और पैरेललिज्म और जुक्सटापोजिशन डिवाइसेस हैं इनके ज़रिए होता है। जैसे हम चार्ल्स डिकन्स की ओपनिंग देखते हैं अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की, तो इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, यानी ये आ रही है देखिए, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस। तो इसे पैरेललिज्म कहते हैं, यानी रिपीटेशन होना ग्रामेटिकल एलिमेंट्स की ना पीस ऑफ राइटिंग कि वो हारमोनियस इफ़ेक्ट्स पैदा कर सकते हैं, लाइक इजी गो एंड इजी कम। सो ये जो पैरेललिज्म है और जुक्सटापोजिशन है, इन ये प्रोज में भी अपना एक रोल प्ले कर सकती हैं, पोएटिक इफेक्ट पैदा कर सकती हैं।
जी, अब जो जैकोब्सन था उसका जो पोएटिक लैंग्वेज के इक्विवेलेंस के बारे में व्यू था वो सिलेक्शन और कम्बिनेशन पे था। जैसे पहले हम बात कर चुके हैं कि एक स्लॉट अपेयर होता है जिसमें सेट ऑफ वर्ड्स में से कोई एक मेंबर इंसर्ट किया जाता है। लाइक एक सेट है किसी जैसे चाइल्ड हो गया, किड हो गया, यंगस्टर हो गया, वो एक सेट है। उसका जो एक एलिमेंट है या एक आइटम है वो क्या है, किड है। तो हम उसको लेते हैं और एक सेंटेंस में कंप्लीट लगा के उसको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ सेट हैं, लाइक एक नाउन का है, एक ऑब्जेक्टिव का है, एक सब्जेक्ट है। तो इस तरह हम हर एक सेट से एक एक वर्ड लेके उस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और हर सेट में से यानी नाउन का एक सेट है, वर्ब का एक सेट है, ऑब्जेक्ट का एक सेट है, तो उसमें से हम जो सारे एक सेट में जितने भी होंगे ना आइटम एलिमेंट वो सब एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। यानी हम उनमें से कोई भी ले लेना और सेंटेंस में यूज़ कर लें तो उनका वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वो सब नाउन है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी चाइल्ड, किंग, यंगस्टर। इस सेट में से अगर हम चाइल्ड सिलेक्ट कर लें तो पिछला वर्ड जो होगा यानी पिछले सेट का एक वर्ड दा होगा उसके साथ मिला देंगे, और जो अगला वर्ड होगा यानी द चाइल्ड के अगला वर्ड वो एक अलग सेट होगा जिसमें प्लेज, ईट और वो सारे आइटम्स होंगे। तो उसमें से हम प्ले ले लेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा द चाइल्ड प्लेज। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और हर अलग अलग सेट से एक एक लफ्ज़ लेने से पहले सेट से दा लिया, दूसरे सेट से चाइल्ड लिया, तीसरे सेट से प्लेज लिया, उन सेट से हमने एक एक आइटम लेके सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो में देखें कि हमने 3 सेट्स ले लिए हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ द एंड द सोन एंड द सेकंड सेट इज़ किड, चाइल्ड एंड यंगस्टर। इन तीनों का मतलब एक है। एंड द नेक्स्ट इज़ प्लेज, ईट, स्लीप्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन करेंगे। इस सेट से हमने द सिलेक्ट कर लिया, इस सेट से हमने चाइल्ड सिलेक्ट कर लिया एंड इस सेट से हमने प्लेज सिलेक्ट कर लिया। एक्सिस ऑफ सिलेक्शन हो गया। और अगर हम कम्बिनेशन करेंगे यानी इन सब को कंबाइन कर देंगे, द चाइल्ड प्लेज। तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या था कि हमने हर सेट में से एक एक एलिमेंट सिलेक्ट किया, और फिर एक्सेस ऑफ कम्बिनेशन क्या था कि हमने उनको तीनों को कंबाइन करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो ग्रामेटिकली हिसाब से भी करेक्ट है और मीनिंग के हिसाब से भी करेक्ट है वो बना लिया। लेकिन जैकोब्सन कहते थे कि जो पोएटिक फंक्शन में प्रिंसिपल इक्विवेलेंस है ना वो डिफरेंट है। कैसे पोएट्री में हम एक सेट से ना एक आइटम की बजाय दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं रिदम पैदा करने के लिए, हार्मोनिक इफेक्ट पैदा करने के लिए। लाइक जैसे पहले हमने एक सेट से चाइल्ड लिया तो हम उसके बाद किड भी उस सेट से ही लेकर यूज़ कर सकते हैं। इक्विवेलेंस को आइटम्स के दरमियान जो है ना प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन के तौर पर भी देखा जा सकता है। जैसे लैंड एंड स्टैंड इक्विवेलेंट है इस सेंस में कि स्ट्रक्चरल फैक्ट में उनका एंड एक ही सीक्वेंस ऑफ साउंड पे हो रहा है यानी उनके साउंड सेम हो। एक राइटर एंड ड्राइडन उनकी टेक्स्ट में हम लैंड और आइस को भी इक्विवेलेंट ही इंटरप्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सेट से हैं और वो सेट कौन सा, एंटोनिम्स का सेट है कि मुखालिफ मुतज़ाद के सेट में, तो वो भी एक सेट है, हम उसको भी पोएटिक में यूज़ कर सकते हैं सेट। अब जैकोब्सन ने जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस था उसकी नोशन को तब्दील करने का भी उन्हें कहा, देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कैसे वो कहते हैं कि जो आइटम्स के दरमियान रिलेशन है ना उसको सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल लेके आए वो भी देखते हैं कैसे था। अब हम इसमें वीडियो में ये देखें सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल क्या होता है। लाइक हमने ये ले लिया, किड है ये ए हो गया और हम चाइल्ड को बी कह देते हैं, इधर प्लेस को ए कह देते हैं और ईट को बी कह देते हैं। तो ए का जो बी से रिलेशन है वो सिमेट्रिकल है यानी कि उसका भी वही मतलब है उसका भी वही मतलब है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, यानी उनका कहना था कि जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है, एक्सिस ऑफ सिलेक्शन है वो सिमेट्रिकल है, लेकिन जब हम इनको कंबाइन करते हैं एक्सिस ऑफ कम्बिनेशन तो वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। यानी ए का बी से और बी का ए से वो रिलेशन नहीं रहता जो सिमेट्रिकल में होता है कि वो सेम होते हैं। सो आप रिज़ल्ट ये निकाल सकते हैं जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है यानी आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो सिमेट्रिकल है, लेकिन जो एक्सिस ऑफ कम्बिनेशन है, ये प्रोसेस ऑफ कम्बिनेशन है, जब आप इनको कंबाइन करते हैं एक सेंटेंस में तो ये डिफरेंट सेट से है, ये डिफरेंट सेट से है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल एक सेट से और जब सिलेक्शन हो गया यानी इनको सिलेक्ट करना है तो, और जो कम्बिनेशन होगा वो एसिमेट्रिकल होगा यानी उन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं होगा।
थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू अगेन कि इस पार्ट 1 में एक हेडिंग है अर्ली फॉर्मलिज्म, उसका जो रिमेनिंग पार्ट था यानी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी उनको डिटेल में मैंने पार्ट 2 में, और उसका जो फर्दर पार्ट रह गया था उस हेडिंग का उसको मैंने पार्ट 2 में लिखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तभी उसको अलग बनाने का मकसद ही यही था ताकि वो ईज़िली और आपको कब कंफ्यूज ना हो उसमें। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। खुश रहें हमेशा।